Hello students, I am Manish Shah from Catalyst Classes, Faculty of Physics. Today we are going to discuss first chapter of class 12 science, that is electric charges and fields. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. तो चैप्टर का जो स्टार्ट है वो हम करते हैं चार्ज. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चार्ज होता क्या है. तो बेसिकली चार्ज क्या है? चार्ज इज समथिंग possessed by a material objects that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force. ठीक है, इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट समझाऊं, मैं कुछ मैथमेटिकल चीज़ें पहले आपको दिखाना चाहूँगा. तो सबसे पहले आप ये देखिए हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो 9.1 10 का पावर -31 kg. प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो 1.67 10 का पावर -27 kg. और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.67 10 का पावर -27 kg. अब इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं और जिनके पास मास है तो उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी क्या है कि वो हर एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है जिसके पास मास हो. दैट इज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = G me × me अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज AB का स्क्वायर. अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. G का वैल्यू होता है 6.67 10 का पावर -11. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 का पावर -31 इंटू 9.1 10 का पावर -31. डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर. तो जब हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू आया हमारे पास 5.5 10 का पावर -67 न्यूटन. बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अब इस फोर्स से दो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट होना चाहिए था. बट जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिपेल होते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे हैं, मतलब इसके पीछे का कुछ कॉज होगा. तो एक्सपेरिमेंटली जब रिपल्शन का मैग्नीट्यूड मेजरमेंट किया गया तो मिला कि इलेक्ट्रॉन जो रिपेल होते हैं उसका वैल्यू था 2.3 10 का पावर -24 न्यूटन. तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चलती है कि, और इस फोर्स का नाम हमने दे दिया इलेक्ट्रिकल फोर्स. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा है. तो अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें कंक्लूड करेंगे. अब देखिए, मास एक प्रॉपर्टी था जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ, मास के अलावा भी कोई प्रॉपर्टी होगा इलेक्ट्रॉन्स पे, और मास के अलावा जो प्रॉपर्टी है उसी को क्या नाम दे दिया गया है, चार्ज. सो masses are responsible for gravitational force and charges are responsible for electrical force. अभी अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स लें, दो प्रोटॉन्स लें और दो प्रोटॉन्स को हम 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखें, दो प्रोटॉन्स को हम क्या करें, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं और उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकालते हैं. तो हमको क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है 1.86 10 का पावर -16 न्यूटन. ये फिर वही चीज़ हमने यहाँ पे इसको क्या लेकिन वास्तव में दो प्रोटॉन्स क्या होता है, रिपेल होते हैं. तो जब एक्सपेरिमेंटली हमने मेजरमेंट किया कि वो रिपल्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, तो वो हमको अगेन मिल रहा है 2.3 10 का पावर -24 न्यूटन. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब दो इलेक्ट्रॉन्स को रखा तो भी रिपल्शन फोर्स क्या था, 2.3 10 का पावर -24 न्यूटन. दो प्रोटॉन्स को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, जो रिपल्शन फोर्स है वो 2.3 10 का पावर -24 न्यूटन है. तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज अवेलेबल है वो क्या है, हमारा सेम है. तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज हमारे पास अवेलेबल है वो क्या मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, सेम है. अगर हम दो न्यूट्रॉन्स को लेते हैं और उनको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो मास है ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है वो 1.86 10 का पावर -16 न्यूटन मिलता है. बट एक्सपेरिमेंटली जब इलेक्ट्रिकल फोर्स का मेजरमेंट किया, दैट इज रिपल्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमको 0 न्यूटन मिल रहा है.
तो 0 न्यूटन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है हम चार्ज समझ गए, अब हमको ये कि हम कब बोलेंगे कि कोई बॉडी चार्ज है, व्हेन वी कैन से दैट अ बॉडी चार्ज और इलेक्ट्रीफाइड। तो अगर हम किसी भी बॉडी को रब करते हैं विद अ पीस ऑफ अनदर बॉडी, और रब करने के बाद क्या हो, उसको एक प्रॉपर्टी मिल जाए कि वो लाइट बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी क्या चार्ज है। एग्जाम्पल के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, स्केल से अपने बालों को रब करते हैं तो लाइट बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ने वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, द फोर्सेस बिटवीन देम, स्टैटिक चार्जेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस। मतलब हम सिर्फ उन्हीं चीजों की डिस्कस करेंगे जो चीजें क्या रेस्ट पर है। और चार्जेस और इसकी जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब स्टैटिक चार्जेस क्या है, रब कभी भी हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं, दो इंसुलेटिंग बॉडी को, तो रब करने के बाद क्या होता है कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जहां से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो बॉडी, वहां पे क्या एक पॉजिटिव चार्ज एमर्ज हो जाता है, और दूसरे बॉडी पे जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टिक हुआ तो वहां पे क्या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसमें खास बात ये होती है क्योंकि दोनों बॉडी है इंसुलेटिंग, तो दोनों बॉडी जब इंसुलेटिंग है तो चार्जेस क्या मूव नहीं कर सकते। तो जब चार्जेस मूव नहीं कर सकते तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्जेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्जेस। अब कभी भी किसी दो बॉडी को जब हम रब करते हैं तो हमेशा जब दोनों बॉडीज पे चार्जेस डेवलप होता है वो अपोजिट काइंड का डेवलप होता है, यानी नेचर क्या होता है, दोनों का अलग अलग होता है। अब ये भी क्वेश्चन उठता है, नेचर अलग अलग होता है मतलब एक पे प्लस एक पे माइनस होता है। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि पहली बार ये प्लस माइनस का कंसेप्ट किसने यूज किया और किस बेस पे यूज किया कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया। रब करने के बाद क्या देखा, ग्लास रॉड भी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पा रहा है और सिल्क भी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पा रहा है। फिर ग्लास रॉड और सिल्क को दोनों को आपस में फिजिकल कांटेक्ट में लेके आए। फिर ग्लास रॉड से पेपर को देखा तो पेपर अट्रैक्ट नहीं हो रहा, सिल्क रॉड पेपर के पास लेके गए तो पेपर अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो यहां से क्या कंक्लूड किया, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं मतलब दोनों पे क्या है, अपोजिट नेचर का चार्जेस है। तो यहां पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको नाम दे दिया कि एक के पास प्लस चार्ज होगा, एक के पास माइनस चार्ज होगा। नेक्स्ट आता है पोलैरिटी। पोलैरिटी ये टर्म केमिस्ट्री में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। तो पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी एक प्रॉपर्टी है जिससे क्या होता है कि हम टू काइंड ऑफ चार्जेस को सेपरेट करते हैं, यानी एक प्लस एक माइनस। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं दोनों को डिफरेंस करने के लिए, ये हम पोलैरिटी के बेस पे करते हैं। अगर कोई बॉडी चार्ज नहीं है तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम दो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को रब करते हैं जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो मूव नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम चार्जेस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन फीचर्स को समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्लास जार होता है, और ग्लास जार जो होता है इवैक्यूएटेड होता है, और ग्लास जार के जो ओपनिंग पे हम एक कॉर्क लगाते हैं ताकि एयर वगैरह बाहर ना आ सके, और कॉर्क के थ्रू हम क्या मेटल रॉड को इंसर्ट करते हैं, और मेटल रॉड्स में क्या गोल्ड लीफ लगा हुआ होता है। मेटल रॉड के टॉप पे मेटल डिस्क होती है जहां पे हम किसी चार्ज बॉडी को टच कराते हैं। तो सबसे पहले हमने गोल्ड लीफ क्यों यूज़ किया, फिर हम इसके वर्किंग पे आते हैं। तो गोल्ड लीफ हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसका मास पर यूनिट एरिया बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को भी बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाता है। अब इसका वर्किंग भी समझते हैं। वर्किंग में हम क्या, हम किसी चार्ज रॉड को मेटल डिस्क पे टच कराते हैं। जब हम मेटल चार्ज रॉड को मेटल डिस्क पे टच कराते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन चार्ज रॉड से जो चार्जेस होंगे वो मेटल डिस्क के थ्रू मेटल रॉड के होते हुए
गोल्ड लीव्स पे आएंगे, और जैसे ही वो गोल्ड लीव्स पे आएंगे तो डाइवर्जेंस होगा। तो यहाँ से हमने, और डाइवर्ज हुआ इट मीन्स कि बॉडी चार्ज है। यहाँ से हम एक और चीज़ पता कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना अवेलेबल है। अगर डाइवर्जेंस ज़्यादा है तो जो बॉडी पे चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, अगर डाइवर्जेंस कम है तो बॉडी पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, अभी हम चार्जिंग के दूसरे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि वास्तव में यह है क्या। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, उसके ऊपर एक कंडक्टिंग रॉड है, और हमने लेफ्ट साइड में एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड रखा हुआ है। पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड पे जो चार्ज है उसका नाम होता है इंड्यूसिंग चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इस कंडक्टिंग रॉड के नियर आता है, तो आप लोगों को मालूम है कंडक्टिंग रॉड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से कि जो नियरर एंड है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो फार्दर एंड है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये जो चार्जेस डेवलप होते हैं इसको हम बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस। अभी नेक्स्ट क्या है कि जब तक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तब तक यहाँ पे ए और बी पे चार्ज अवेलेबल होगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वहाँ से हट जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, चार्जेस आपके यहाँ से भी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं वो टेम्पररी हो रहे हैं। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज द फिनोमेना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस आर अपेयर एट नियरर एंड एंड सिमिलर चार्जेस अपेयर एट इट्स फार्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन चार्ज बॉडी। ये ठीक उसी तरीके से है कि जब तक फादर घर पे होते हैं, बच्चा पढ़ रहा है, जब तक फादर, जैसे ही फादर बाहर गए तो बच्चा नहीं पढ़ रहा। ठीक उसी तरीके जब तक चार्ज अवेलेबल है चार्ज रॉड में तब तक ये बॉडी चार्ज होगी, और जैसे ही चार्ज बॉडी चला गया तो चार्जेस एलिमिनेट हो गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम क्या करेंगे, किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अपोजिट बॉडी है उस पर अपोजिट साइन का चार्ज डेवलप होता है विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, और जो बॉडी ए है वो कोई चार्ज लूज नहीं करता। ये देखिए, आपके पास एक मेटल स्फीयर है और हमको इसको चार्ज करना है। तो मैं स्टेप्स के थ्रू प्रोसेस बता रहा हूँ। स्टेप ए क्या है कि आप किसी चार्ज बॉडी को मेटल स्फीयर के नियर लेके आइए। तो जैसे ही आप मेटल स्फीयर के नियर लेके आएंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, यानी नेगेटिव चार्जेस नियरर एंड पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस फार्दर एंड पे आ जाएंगे। स्टेप बी में जो पॉजिटिव चार्जेस वाला साइड है उसको हम क्या अर्थ कर रहे हैं। तो अर्थ करने से क्या होगा कि जो सारे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है वो अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे, यानी सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बॉडी पर रह जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप सी है उस पर हमने क्या किया, जो अर्थिंग है उसको हटा दी, अर्थिंग को हटा दिया, और नेगेटिव चार्जेस और जो रॉड है वो दोनों अवेलेबल है। स्टेप डी जो है हमारे पास लास्ट, उसमें क्या किया कि जो चार्ज बॉडी है उसको हम बहुत दूर ले गए। तो बहुत दूर ले जाने के बाद ये इफेक्ट आएगा कि अब ये जो नेगेटिव चार्जेस है उसको किसी ने होल्ड नहीं किया हुआ है, तो वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो बॉडी है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन चार्ज हो गया। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कोई फिजिकल टच नहीं हुआ, जो चार्जिंग बॉडी था उसने कोई चार्ज भी लूज नहीं किया। और तीसरा ये कि जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो अपोजिट काइंड का डेवलप हो रहा है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो चार्जिंग बॉडी है वो कभी भी कोई चार्ज लूज नहीं करेगा। अभी हमने एक मेटल स्फीयर को चार्ज किया बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। अभी अगर दो मेटल स्फीयर दिया हो तो कैसे चार्ज किया जाए, तो यहाँ भी स्टेप वाइज देखिए। सबसे पहले हमने स्टेप ए में क्या किया है कि दोनों बॉडी को टच में रख दिया। स्टेप बी में क्या हो रहा है कि हमने एक चार्ज बॉडी को हम पास में लेके आए, तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ तो नियरर एंड पे नेगेटिव चार्ज और फार्दर एंड पे पॉजिटिव चार्ज आया। नेक्स्ट जो स्टेप सी है वहाँ पे हमने क्या किया, दोनों मेटल स्फीयर्स के बीच में थोड़ा सा गैप रख दिया। तो चार्ज रॉड अवेलेबल है, तो नेगेटिव एंड जो नेगेटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ है, और जो पॉजिटिव चार्जेस है दूसरी बॉडी पे वो फार्दर एंड पे है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, स्टेप डी में हमने जो चार्जिंग बॉडी था, जो चार्ज बॉडी था उसको हटा दिया। तो हटाने के बाद क्या हो गया, जो बॉडी ए पे जो नेगेटिव चार्ज है और बॉडी बी पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए आ गए।
अब स्टेप ई जो है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो गया, जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज दोनों बॉडीज पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस प्रोसेस से हमने दोनों बॉडीज को चार्ज कर दिया बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।